वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लेके आए हैं फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 जिसमें हम बात करेंगे ड्रग्स एक्टिंग ऑन जीआई सिस्टम। जीआई सिस्टम क्या है? जीआई सिस्टम का मतलब है यहाँ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम, मतलब कि ऐसे ड्रग्स जो कि हमारे गैस्ट्रिक सिस्टम में यूज़ किए जाएंगे, उन ड्रग्स की स्टडी हम यहाँ करेंगे कि कौन कौन से ऐसे ड्रग हैं जो हमारे जीआई सिस्टम के लिए यूज़फुल हैं। तो यहाँ पे आईएमसी के सिलेबस में हमारे कुछ ड्रग्स दिए गए हैं, जैसे एमेटिक्स एंड एंटी एमेटिक्स दिए गए हैं। तो आज हम एंटी एमेटिक्स एंड एमेटिक्स ड्रग्स की ही बात करेंगे। बाकी हम जो फर्दर हमारे टॉपिक्स बचेंगे उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्टली आज हम देखते हैं कि हमारा एमेटिक और एंटी एमेटिक क्या होता है। तो फर्स्टली हमें ये पता होना चाहिए, हमें पूरे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम का ओवरव्यू पता होना चाहिए। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम को और किस नाम से जानते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम के नाम से। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? इसमें माउथ, लैरिंग्स, फेरिंग्स, इसोफेगस, देन हमारा आता है इसोफेगस के बाद स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, ये सारी चीज़ें हमारी आती हैं। डाइजेशन इनमें हमारा पूरा प्रोसेस होता है। डाइजेशन के बाद यहाँ पे डाइजेशन एब्जॉर्प्शन होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से ही ब्लड में, देन वो मेटाबोलाइज होते हैं हमारे जो न्यूट्रिएंट होते हैं। तो वो जो पूरा वर्क होता है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर होता है। तो जो भी फूड हम कंज्यूम करते हैं वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू ही ब्रेक डाउन होकर वो ऑब्जर्व होता है, मतलब एब्जॉर्ब होगा। तो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एमेटिक। एमेटिक क्या होता है? एमेटिक से जैसे कि हमें नाम से समझ आता है कि हम देखेंगे पहले, जैसे एंटी एमेटिक, एमेटिक आज हमें पढ़ना है तो हम फर्स्टली एंटी एमेटिक पढ़ेंगे, एमेटिक पढ़ेंगे, ठीक है, फिर हम एंटी एमेटिक पे चलेंगे। तो हमारा एमेटिक यहाँ है, ठीक है, हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो एमेटिक क्या होती है? एमेटिक्स आर द ड्रग विच प्रोड्यूस वॉमिटिंग, मतलब ऐसी मेडिसिन जो कि वॉमिटिंग को प्रोड्यूस करें, जिसकी वजह से वॉमिटिंग हो, उसे हम एमेटिक मेडिसिन कहते हैं। अब हम किसी को एमेटिक मेडिसिन देंगे क्यों? हमें किस किस कंडीशन में एमेटिक मेडिसिन देनी है? तो एमेटिक जो मेडिसिन होती हैं, ड्रग्स होती हैं, ये एमेसिस करवाती हैं। एमेसिस मतलब जो हमारे स्टमक में हार्मफुल सब्सटेंस चला जाता है हमारे स्टमक या ड्यूडेनम में, ये उसे वहाँ से रिमूव करवाती हैं, ठीक है, एलिमिनेट करती हैं। अब ये कैसे करेंगी? तो ये हमारे जो हमारा एमेटिक का सेंटर होता है, मतलब जो हमारे क्या बोलते हैं उसको, एमेटिक का सेंटर मतलब जो हमारे ऑब्लंगेटा होते हैं, जहाँ से हमारी वॉमिटिंग कॉज होती है, ऑब्लंगेटा में सिचुएटेड ये मेडुला ऑब्लंगेटा को जाके ये ट्रिगर करता है वहाँ पे, मतलब कि CTZ इसको बोलते हैं, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। ये वहाँ पे जाके उसे ट्रिगर करता है। उसकी वजह से जो हमारे एनटीएस होते हैं, मतलब न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटरी होते हैं, जो कि हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हुए इम्पल्सेस को जनरेट करने में, वो इम्पल्स जनरेट करके वॉमिटिंग को कॉज करते हैं। तो हम अगर सिंपली याद रखें तो एमेटिक क्या है? एमेटिक ड्रग्स हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं प्रोड्यूस करने के लिए वॉमिटिंग को। ये हम कब करेंगे? जब जैसे किसी ने पॉइजन खा लिया है, तो पॉइजन खा लिया है या इंटेंशनली या अनइंटेंशनली भी उसने कोई हार्मफुल सब्सटेंस खा ली है, तो हम उसके स्टमक या ड्यूडेनम से कोई भी पॉइजनस या हार्मफुल सब्सटेंस को रिमूव करने के लिए एमेटिक मेडिसिन देंगे। एमेटिक मेडिसिन हमारी कहाँ इफेक्ट करती है? हमारे मेडुला ऑब्लंगेटा पे, ठीक। मेडुला ऑब्लंगेटा हमारी एमेटिक का सेंटर होती है, ये वहाँ वर्क करता है। अब इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में यही दिया है कि दे स्टिमुलेट द कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, मतलब CTZ को ये स्टिमुलेट करते हैं। वहाँ पे हमारा गैस्ट्रिक म्यूकोसा होता है जो कि इंड्यूस करता है वॉमिटिंग को, ठीक। ये इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो होती है, तो यहाँ पे जो हमारा मेडुला ऑब्लंगेटा का जो CTZ है, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, ये वहाँ पे जाके स्टिमुलेट करती है, उसकी वजह से हमें वॉमिटिंग कॉज होता है। तो जब भी हम लिखेंगे इसको, जैसे हमारे यूनिवर्सिटी पेपर में लिखने का एक पूरा पैटर्न होता है, जो कि हेडिंग्स हमारे सिलेबस में दी गई हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें लिखनी है। तो हमें फर्स्ट जैसे कि हमारा एमेटिक्स आ गया, तो हमें एमेटिक्स लिखनी है, देन हमें उसका कंपोजिशन भी लिखना है। कंपोजिशन के बाद हम लिखते हैं उसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अगर क्लासिफिकेशन दिया है तो हम वो लिखेंगे, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखेंगे, इनके हम इंडिकेशन लिखेंगे। इंडिकेशन का मतलब क्या होता है? इंडिकेशन मतलब होता है किस किस कंडीशन में ये हम दे सकते हैं।
फिर हम इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन लिखेंगे कि कब कब हमें इसे नहीं देना है, उसकी वजह से साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हो रहे हैं वो हमें लिखने होते हैं, और नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लिखनी होती है। तो ये एक पैटर्न होता है जो हम पेपर में फॉलो करते हैं। हम इसी पैटर्न में कोई भी ड्रग, जब भी हम कोई ड्रग लिखते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं एमेटिक, तो एमेटिक का फर्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, एमेटिक का हम फर्स्ट ये पढ़ रहे हैं कि एमेटिक क्या है। तो एमेटिक जैसे कि एक वॉमिटिंग कॉज करवाने वाली ड्रग है जो कि प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म करवाती है। एमेटिक के बाद जो हमारा आता है वो आता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कि ये कैसे वर्क कर रही है। तो ये हमारे कीमो रिसेप्टर, जो हमारा ट्रिगर जोन होता है, वहाँ पे जाके उसे स्टिमुलेट करती है, उसकी वजह से हमें वॉमिटिंग कॉज होता है। अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं, तो इसके 4 एग्जाम्पल्स दिए हैं, आपको याद रखना है इसके चारों एग्जाम्पल। एपोमॉर्फिन, जिसको हम 5 mg IM देते हैं। एपोमॉर्फिन की एक चीज़ और अच्छी होती है कि ये फास्ट एक्टिंग होता है, मतलब ये विद इन 5 मिनट ही वॉमिटिंग को कॉज करवा देता है। जैसे कि हमने 5 मिनट में मेडिसिन दी, 5 मिनट में ये एमेटिक करवा देता है। ये एपोमॉर्फिन होता है। एपोमॉर्फिन जो है ये मॉर्फिन से बना है, जैसे कि हमें इसके नाम से ही पता चला है कि एपोमॉर्फिन जो है वो मॉर्फिन से ड्राइव्ड है। ये बहुत जल्दी वर्क करता है, बट इसकी वजह से हम इसे कब नहीं देंगे, जब भी किसी को डिप्रेशन होगा, मतलब उसकी जो रिस्पायरेशन है वो डिप्रेस होगी, मतलब रिस्पायरेटरी उसकी डिक्रीज है, तो हम एपोमॉर्फिन नहीं देते हैं, क्योंकि ये और हमारे उसको हाइपोटेंशन कॉज करता है। तो अगर किसी पेशेंट को पहले से हाइपोटेंशन है, हम उसे मेडिसिन दे रहे हैं एपोमॉर्फिन, उसको और हाइपोटेंशन कॉज हुई, तो इसकी वजह से उसकी डेथ के भी कॉजेज हो सकते हैं ये, तो इसलिए हम इसे अवॉइड करेंगे। बिना मॉनिटरिंग के हम एपोमॉर्फिन किसी भी पेशेंट को प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे। एपोमॉर्फिन के बारे में हमने जान लिया। अब आता दूसरा हमारा कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट को हम पानी के साथ देते हैं एवरी 5 मिनट अंटिल MSH occur। जब तक वॉमिटिंग नहीं हो जाती है, हम इसे हर 5-5 मिनट में पानी के साथ पेशेंट को देते हैं कॉपर सल्फेट को। तीसरा है हमारे पास सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड 2 टेबल स्पून ऑफ सोडियम क्लोराइड इन ग्लास ऑफ वार्म वाटर। 2 टेबल स्पून हम NaCl देते हैं और 1 ग्लास गर्म पानी में इसे मिला के हम पेशेंट को देते हैं। देन आता है इपीकॉप सिरप। इपीकॉप सिरप क्या होता है, ये ड्राइव्ड होता है सिफेलिस एपिकोना के रूट के, ये भी MSH से कॉज करवाता है। ये एक सिरप फॉर्म में होता है। तो इसमें हम 10 to 13 ml देते हैं पेशेंट को, और 200 ml उसमें वाटर होता है। ठीक है, तो 4 ड्रग हमने देखे। MSH क्या है, एमेटिक ड्रग क्या है जो MSH कॉज करवाती हैं, MSH मतलब वॉमिटिंग कॉज करवाती हैं, उन्हें एमेटिक ड्रग बोलेंगे। इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये हमारे मेडुला ऑब्लंगेटा पे जाके जो हमारा कीमो रिसेप्टर जोन होता है उसे स्टिमुलेट करती है, उसकी वजह से हमें वॉमिटिंग कॉज होती है। अब इसके क्लासिफिकेशन या हम ड्रग्स की बात करें तो 4 ड्रग्स हैं हमारे पास। एपोमॉर्फिन है। एपोमॉर्फिन हमारी होती है जो मॉर्फिन से बनी होती है। इसमें हमें ये सबसे ज़्यादा नोट पॉइंट डाल के आप इसको यूनिवर्सिटी पेपर में लिख सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप वहाँ पे नोट लिखेंगे और लिखेंगे कि अगर किसी पेशेंट को हाइपोटेंशन है, मतलब उसका रेस्पिरेशन डिप्रेस्ड है, तो हम उसे एपोमॉर्फिन नहीं देंगे, क्योंकि ये फिर से हाइपोटेंशन कॉज करता है। और अगर उसका पहले से हाइपोटेंशन है और हाइपोटेंशन कॉज होगा तो उसके डेथ होने के चांसेस हो जाते हैं, तो इसलिए हम इसे नहीं देंगे। 5 mg हम IM देते हैं इसको, और इसकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये होती है कि ये विद इन 5 मिनट MSH कॉज करवा देता है। देन कॉपर सल्फेट क्या है, इसे हम 5 मिनट पे जब तक MSH कॉज नहीं होते पानी के साथ देते हैं। सोडियम सल्फेट हम 2 टेबल स्पून लेते हैं और गर्म पानी के साथ उसमें मिला के देते हैं। एपिकॉप सिरप 15 से 30 ml हम पेशेंट को दे सकते हैं। अब हम बात करें इसके इंडिकेशन की कि हम इसे कब कब देंगे। तो इंडिकेशन जैसे कि हमें किसी को वॉमिटिंग करवाना है तो तभी तो हम देंगे। तो हमें किसी को ट्रीट करना है पॉइजनस के लिए, या किसी ने ओवरडोज ड्रग ले लिया है, मतलब कोई भी मेडिसिन, तो अगर हम इंडिकेशन की बात करें तो अगर किसी भी पेशेंट ने इंटेंशनली या अनइंटेंशनली उसने कोई भी ऐसी चीज़ खा ली है जो उसके हेल्थ के लिए हार्मफुल है, वो उसके स्टमक में या ड्यूडेनम में चला गया है, तो हम बाय द एमेटिक ड्रग उसे हम रिमूव कर सकते हैं, इंड्यूस करके वॉमिटिंग। और हम अगर किसी ने ओवरडोज मेडिसिन ले ली है तो हम वहाँ भी इसको दे सकते हैं। अब बात करेंगे कब नहीं देना है हमें। तो हमें जैसे कि कोई पेशेंट अगर हाइपर सेंसिटिविटी है, मतलब हाइपर सेंसिटिविटी है उसे एपोमॉर्फिन या एनी एमेटिक ड्रग के लिए, तो हम नहीं देंगे, मतलब उसे एलर्जी है उस ड्रग से तो हम नहीं देंगे। हम इंट्रावेनस इसे
कभी भी इंट्रावेनसली हम इसे नहीं देते हैं पेशेंट को, ये हमें ध्यान रखना है। इंजेस्टेड कॉजेटिव सब्सटेंस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट, अगर किसी ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट इनगल्फ किया है, इंजेस्ट किया है, तो वहाँ हमें नहीं देना है। ये चीज़ हमें याद रखनी है, यहाँ हमें नहीं देना। अब इसकी वजह से एडवर्स इफेक्ट क्या क्या होते हैं, तो एरिथमियाज हो सकता है, कार्डियोटैक्सोलॉजी हो सकता है, डायरिया हो सकता है, ड्राउजनेस हो सकता है, ये इसके हैं एडवर्स इफेक्ट। ड्रग इंटरेक्शन मतलब कि ये भी हमारे, ये टॉपिक मैं भूल गई थी, ये भी हमारे सिलेबस में दिया है कि हमें ड्रग इंटरेक्शन भी लिखना है। तो ड्रग इंटरेक्शन मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसे किसी और ड्रग के साथ दे रहे हैं तो इसका क्या इफेक्ट होगा। तो इमेट्रिक रिड्यूस देयर इफेक्ट व्हेन यूज्ड विद एक्टिवेटेड चारकोल, जब इसे हम चारकोल के साथ यूज़ करेंगे तो इसका जो इफेक्ट है वो रिड्यूस हो जाता है। ये इसके ड्रग इंट्रैक्शन होता है। अब हम बात करेंगे इसके नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी की, कि एज ए नर्स हमें क्या करना है। तो फर्स्ट हमें क्या करना होता है, कॉन्शियस लेवल मॉनिटर करना होता है पेशेंट का। जब हमने अभी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं किया है, बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन हमें कॉन्शियस लेवल पेशेंट का मॉनिटर करना होता है। देन हमें फॉलो करना होता है एडमिनिस्ट्रेशन के सारे जितने भी रूल हैं। एपिकॉप सिरप जैसे हम 1 और 2 पैसेज ऑफ टैबलेट वाटर और अदर क्लियर लिक्विड के साथ दे रहे हैं, हम उसकी पूरी हिस्ट्री कॉज करते हैं कि उसे कोई एंटीडॉट्स वगैरह ना लगे हों। एपिकॉप एपिकॉप नहीं, हम कोई भी मेडिसिन, जैसे कि पेशेंट मस्ट बी मॉनिटर क्लोजली फॉर मिनिमम 16 मिनट फॉर ईच टेस्ट, मतलब हर एक मेडिसिन को हम उसमें एडमिनिस्टर करने से पहले कम से कम 19 मिनट तक पेशेंट को प्रॉपर असेसमेंट में रखेंगे, मतलब ऑब्जर्वेशन में। फिर एसेस थेराप्यूटिक इफेक्टिवनेस एंड एडवर्स इफेक्ट, जैसे नॉजिया, वोमिटिंग, सारे हम एडवर्स इफेक्ट भी चेक करेंगे। वी शुड नो दैट लैवेज इज नेसेसरी, सेकंड डोज नॉट प्रोड्यूस वोमिटिंग, एपिकॉप में भी कार्डियोटॉक्सिक इफ ऑब्जर्व। अगर हम टोटली बात करें, हमने इसमें क्या क्या पढ़ा, हमने इमेटिक ड्रग पढ़े जो कि वोमिटिंग कॉज करवा रही थी, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म था जो हमारी बॉडी से हार्मफुल सब्सटेंस को रिमूव कर रहा था। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में हमने देखा कि मेडुला ऑब्लोंगेटा के ट्रिगर जोन जो था उसे स्टिमुलेट कर रहा था। देन हमने बात की इसके एग्जांपल की, एपोमॉर्फिन था, सोडियम क्लोराइड था, इपिकॉप था, और एक और था, एक हमारा क्या था, कॉपर सल्फेट। तो सभी को हमने अलग अलग पढ़ा। इंडिकेशन में हमें किसी ने पॉइजन खा लिया, उसे ट्रीट करने के लिए, ओवरडोज ड्रग हुई उसे, इन सारे कंडीशंस में हम पेशेंट को देते हैं। आप कहाँ इसे नहीं देंगे, तो अगर किसी को हाइपरटेंशन है, किसी को सीजर है, उसे एलर्जी है, या पेशेंट अनकॉन्शियस है, ऐसी कंडीशन में नहीं देंगे। उसने पेट्रोलियम का इनगल्फ कर लिया है। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी क्या होगी, हम उसके वाइटल्स मॉनिटर करेंगे, जो बेसिक होती हैं हम वो यहाँ लिख सकते हैं। उसके वाइटल्स को मॉनिटर करेंगे हम, उसमें देखेंगे कि वो कॉन्शियस है नहीं पेशेंट को। 19 मिनट तक हम उसको कंटिन्यूस मॉनिटर करेंगे, उसे हम प्रॉपर इंजेक्शन के यूज़ के बारे में बताएंगे, पेशेंट को क्लोजली मॉनिटर करते हैं। उसके साथ हम सारे मॉर्निंग जो हमारे मेडिकेशंस होते हैं उन्हें भी हम प्रॉपर ऑब्जर्व कर लेते हैं कि पेशेंट को उसे हाइपर सेंसिटिविटी ना हो। ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही हम पेशेंट को एमेटिक ड्रग्स देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा, फर्स्ट टॉपिक हमारा था एमेटिक, सेकंड टॉपिक हमारा एंटी एमेटिक। अब उसी का उल्टा, मतलब ऐसी मेडिसिन जो कि वॉमिटिंग को कम करें, जो कि वॉमिटिंग को प्रिवेंट करें, उन्हें हम एंटी एमेटिक ड्रग कहेंगे। तो क्या लिखा है, एंटी एमेटिक आर द ड्रग विच प्रिवेंट और कंट्रोल द वॉमिटिंग एंड नोजिया। ऐसी मेडिसिन जो कि वॉमिटिंग, नोजिया और लूज सिकनेस मोशन को भी ट्रीट करें, उन्हें ही हम एंटी एमेटिक बोलते हैं। अब एंटी एमेटिक के क्लासिफिकेशन किए गए हैं, जैसे 5S3 एंटागोनिस्ट में कुछ मेडिसिन आती हैं, कुछ आती हैं डोपामाइन एंटागोनिस्ट में, कुछ आती हैं एंटीहिस्टामिन और एंटीकोलिनर। ये 4 तरह के हैं, तो अलग अलग के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अलग अलग होते हैं। जैसे जो 5HT3 एंटागोनिस्ट हैं, ये सेरोटोनिन रिसेप्टर जो होता है, जैसे हमारी जो बॉडी है उसमें बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं और हर हार्मोन के लिए अलग अलग रिसेप्टर होता है। तो जो सेरोटोनिन का रिसेप्टर होता है CNS पे और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे, तो ये उसको उसमें नोजिया वॉमिटिंग उसमें ब्लॉक कर देती है। सेरोटोनिन का जो होता है वो वॉमिटिंग कॉज करवा रहा है, तो ये सेरोटोनिन के रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर देती है, तो उसकी वजह से नोजिया वॉमिटिंग नहीं कॉज होता है। डोपामाइन एंटागोनिस्ट क्या होते हैं, जब वो डोपामाइन के न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं।
एंटी हिस्टामिन ये हिस्टामिन के न्यूरोट्रांसमीटर को ब्लॉक करेंगे, और एंटीकोलिनर्जिक ये जो एसिटाइल कोलिन है सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, जो हमारे नर्व्स में क्या बोलते हैं उसको, मैसेज ट्रांसफ़र करते हैं, उनको ये ब्लॉक कर देंगे। तो 4 तरह के हमारे यहाँ पे दिए हैं 5-HT3 एंटागोनिस्ट जो कि सेरोटोनिन के रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे, डोपामाइन एंटागोनिस्ट जो डोपामाइन के रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे, एंटीहिस्टामिन हिस्टामिन के न्यूरोट्रांसमीटर को ब्लॉक कर देंगे, एंटीकोलिन एसिटाइल के क्लोरीन की। अब यहाँ पे एग्जांपल्स दिया है कि कौन से ड्रग को हम कितना यूज़ करेंगे। तो ओडेंटोस्टेरॉन ये सभी ने यूज़ किया होगा, ये सबको पता होगा हॉस्पिटल में जिन लोगों ने ड्यूटी की है, कि हम किसी भी पेशेंट को अगर वॉमिटिंग हो रही है तो हम उसे ओडेंटोस्टेरॉन देते हैं। यहाँ पे हमें याद रखना है इनके ड्रग्स कौन कौन से, उनके डोजेस कैसे कैसे हैं। तो हायोसिन है जैसे, तो इसको हम 200 to 600 mg देते हैं ऐसे सबक्यूटेनियस। डाइक्लोमाइन को 40 mg देते हैं 6 आवरली। सेट्रिजिन को हम 15 mg 4 to 6 आवरली देते हैं। मैक्विजीन को हम 25 mg पर डे देते हैं। मेटोक्लोप्रामाइड को 10 mg देते हैं। डोप्रीमाडोन को 10 to 20 mg देते हैं। फोटोडेंटेस्ट्रॉन को हम 8 to 16 mg देते हैं। मतलब ये तो आपको रटने ही पड़ेंगे ड्रग्स के नाम जो हैं। अब इंडिकेशन की बात करें कि कौन सा हम कब देंगे, तो 5-HT3 एंटागोनिस्ट जो है वो नोज़िया और वॉमिटिंग को कब प्रिवेंट करता है, जब कीमोथेरेपी की वजह से नोज़िया या वॉमिटिंग हो रही हो। एंटीहिस्टामिन हम कब देते हैं, एंटीहिस्टामिनिक जो ड्रग होते हैं वो हम कब देते हैं, जब पेशेंट को मोशन सिकनेस या मॉर्निंग सिकनेस फील होती है। मेटोक्लोप्रामाइड कब देते हैं, जब उसको गैस्ट्रिक एम्पटी जैसे करवानी होती है, पेशेंट रिसीविंग ट्यूब फीडिंग, जब पेशेंट जो होता है वो ट्यूब फीडिंग पे होता है तब हम देते हैं। अब इनके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की बात करें अगर हम, कि इनके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या क्या हैं, मतलब इन्हें हम कब कब नहीं दे सकते हैं। तो इनके कॉन्ट्रा इंडिकेशन में अलग अलग चीज़ें आती हैं, जैसे कि अगर हाइपर सेंसिटिविटी है पेशेंट में तो उसे हम नहीं देंगे। डोप्रामाइन हम कब नहीं देते हैं, जब उसका जो जैसे कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हैमरेज है उसको, तो हम उसको डोप्रीडॉन नहीं देते हैं। अगर उसे किसी भी तरह का इंजरी या हैमरेज है उसके स्टमक में या गैस्ट्रिक सिस्टम में तो हम नहीं देते हैं। अगर उसे जीआई ऑब्स्ट्रक्शन या परफोरेशन है तो भी उसे हम नहीं देंगे। मतलब ऐसी कोई भी कंडीशन है जिसकी वजह से उसकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम वो पहले से ही अफेक्टेड है, हम वो सोच सोच के कुछ भी देख सकते हैं, जैसे कि परफोरेशन हो गया, हाइपर सेंसिटिविटी हो गया, या फिर वहाँ पे कोई किसी भी तरह का हमारा परफोरेशन हैमरेज है तो वहाँ हम नहीं देंगे। अगर सीजर की हिस्ट्री है पेशेंट को तो भी हम मेटोक्लोप्रामाइड नहीं देंगे। और प्रोक्लोप्रामाइड हम कब नहीं देंगे, जब जो चिल्ड्रन 2 साल से छोटे होते हैं उन्हें हम नहीं देते हैं। अब एडवर्स इफेक्ट की बात करें अगर, तो पेशेंट में हमें हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा, ड्राइनेस ऑफ माउथ, ब्लर विजन, पेन इन आईएम इंजेक्शन साइट, ड्राउजीनेस, रेक्टल इरिटेशन, फोटोसिंथेसिस, ये सारी चीज़ें हम देखने को मिलेंगी हमें। ड्रग इंट्रैक्शन की बात करें तो यूज़ एंटीहिस्टामिन अदर सीएनएस डिप्रेशन इंक्लूडिंग ऑप्टाइड एंड सेडेटिव हाइप्नोटिक ड्रग कॉज एडिटिव सीएनएस डिप्रेशन। अगर हम कोई भी एंटीहिस्टामिन ड्रग यूज़ कर रहे हैं तो वो सीएनएस डिप्रेशन का काम करती है, जैसे कि हमें सीएनएस डिप्रेशन हो जाता है। मेटोक्लोप्रामाइड जो होती है ये जीआई मोटिलिटी को अल्टर कर देती है, मतलब कि डायज़ेपाम लिथियम इनके साथ अगर हम दे रहे हैं इसको तो ये जीआई की मोटिलिटी को अल्टर कर देती है। अब इसके नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी की हम अगर बात करें कि हम कैसे इसमें रिस्पॉन्सिबल होंगे एज ए नर्स, तो यहाँ पे हम हमेशा पेशेंट को असिस्ट करते हैं नोज़िया एंड वॉमिटिंग के लिए जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुए हैं उसे डिक्रीज़ करेंगे मेटोक्लोप्रामाइड डोज। उसी मेटाक्लोप्रामाइड डोज जो है वो 50% तक हम उसे कम करेंगे, अगर रिकमेंडेड है तो भी इंस्ट्रक्ट करेंगे पेशेंट को कि वो अल्कोहल या एंटी एमेटिक ड्रग खुद से, जब तक वो एंटी एमेटिक ड्रग ले रहा है तब तक वो अल्कोहल कंज्यूम ना करे। पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि वो ओरली एंटी एमेटिक ले 1 आवर बिफोर एक्सपोजर टू कंडीशन कॉजिंग मोशन सिकनेस और बिफोर ट्रेवलिंग। अगर वो कहीं भी जा रहा है तो वो उसके पहले, या उसे मोशन सिकनेस हो रही है तो उसके पहले एंटी एमेटिक ड्रग्स का यूज़ कर सकता है। तो अगर हम ऑल ओवर बात करें कि हमने क्या क्या ड्रग्स देखे, तो हमने आज बात की कि जीआई सिस्टम में क्या क्या ड्रग्स यूज़ होते हैं। तो जीआई सिस्टम में वैसे तो बहुत सारे ड्रग यूज़ होते हैं, बट हमने 2 ही डिस्कस किए हैं जो कि थे एमेटिक और एंटी एमेटिक। एमेटिक ड्रग वो थे जो कि हमारे अंदर वॉमिटिंग को कॉज करवा रहे हैं। वॉमिटिंग कॉज करवाएंगे जब किसी ने पॉइजनस चीज़ें खा ली हैं तो हम वहाँ एमेटिक कॉज करवा के उसे प्रिवेंट करेंगे। एंटी एमेटिक वो होंगे जो
वॉमिटिंग और नोजिया को ही प्रिवेंट करें, उन्हें ही ना होने दें, उन्हें एंटी वॉमिटिक ड्रग कहेंगे। एंटी वॉमिटिक ड्रग के 4 टाइप थे हमारे। एंटी डोपामाइन एंटागोनिस्ट हमारा था एक, फिर हमारा था फर्स्ट वाला जो सेरोटोनिन को ब्लॉक कर रहा था 5-HT3 वाला। देन हमारा था एंटी हिस्टामिन और एंटी कोलार्जिक। ये हमारे 4 तरह के ड्रग्स थे जो कि हमारे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इन सभी का अलग होता है। फर्स्ट वाला जो होता है वो सेरोटोनिन के लेवल को सेरोटोनिन रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा, ऐसे ही डोपामाइन रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा, एंटी हिस्टामिन हिस्टामिन के, और एंटी कोलार्जिक जो है कोलार्जिक के। अब ये हम कब यूज़ करें, जब किसी को पहले से वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और डेंटोस्टेरॉन का जैसे हम यूज़ करें तो प्रिवेंट करने के लिए, किसी कीमोथेरेपी की वजह से जो वॉमिटिंग हो रही है वो ना हो। तो ऐसी सारी चीज़ें होती हैं। अब इसमें नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में तो ऑल ओवर जो भी चीज़ें हम करते हैं एक पेशेंट को केयर प्रोवाइड करने में, वो सारी चीज़ें हम कर सकते हैं नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में। अब इसके आगे जो हमारा टॉपिक बचेगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू क्लास। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।